हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहाँ पर मिलकर क्या करते हैं, हम यहाँ पर मिलकर पढ़ते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को और अपने केमिस्ट्री की फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं या फिर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे थे क्या बच्चे, चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का, जिसका टाइटल है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। सो इस लेक्चर के अंदर हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से, एनसीईआरटी से भाई, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे हम क्वेश्चन को पढ़े मैम, फिर कैसे समझें कि आखिर उस क्वेश्चन के अंदर पूछना क्या चाहता है हमसे, राइट। क्या पूछ रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब हम लेक्चर पढ़ते हैं, थ्योरी पोर्शन करते हैं, तो थ्योरी पोर्शन के अंदर तो हमें सब चीज़ें ही आराम से समझ आ रही होती हैं, राइट। हम सोचते हैं वाओ मेटल्स पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर अकरेंस, राइट, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। जब तक थ्योरी पोर्शन करते हैं सब कुछ इजीली, बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम जाते हैं कहाँ, क्वेश्चंस के पास, तभी कंफ्यूजन सारी की सारी शुरू हो जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। खास तौर की केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स, बायो साइंस के अंदर ये प्रॉब्लम मेजरली हमें आती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चे, साइंस के अंदर हमें ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, वो क्या पूछ रहा है, राइट। तो देखते हैं वन बाय वन आज जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हमें इन सभी का, किनका, जो क्वेश्चन ने पूछा है सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, इनका हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, क्या देना है हमें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है बच्चे। अब अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, कैसे बनाया जाएगा, तो आप कहेंगे मैम ये बनेगा ऐसे कि हम अलग अलग जो शेल्स हैं KLMN, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पहले करेंगे, राइट। फिर हमें पता चलेगा कि उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एटम में। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। अब ये हमें कौन बताएगा कि किसी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ओके, कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें बताएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, सो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि उस एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, प्रेजेंट हैं। तो वन बाय वन हम पहले देखेंगे कि इन सभी का क्या एटॉमिक नंबर है। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चे, सोडियम। सोडियम क्या सिंबल होता है, याद है क्लास 9th में पढ़ा था, सिंबल ऑफ सोडियम इज
Na और इसका एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर इज 11। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर 11 है, ये पता चल गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11 प्रेजेंट होंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2 8 1। मतलब इस सोडियम के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम में प्रेजेंट है। तो हम इसका सिंबल कैसे देंगे? Na with 1 डॉट। ये जो डॉट है ये क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। तो ये डॉट हमें बता रहा है कि इस सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा होगा? यहाँ पे प्लस चार्ज, देन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स? पहली में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हम लेते हैं विद ब्लू कलर। ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, एंड आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? ओनली 1। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। इसका मतलब है इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे? ओ तो बना दिया, वो तो सिंबल है ऑक्सीजन का। अब दिखाने हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी आउटर मोस्ट शेल में। कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर स्ट्रक्चर बनाएं, ब्लू डॉट से मैंने क्या दिखाए हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अंदर कितने हैं? 2, देन बाहर 6। ठीक है, ये किसका हो गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। क्या एटॉमिक नंबर है? एटॉमिक नंबर इज 12। ओके, तो यानी कि इस मैग्नीशियम के पास होंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8 2। ओके, कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? मैग्नीशियम है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। या फिर ऐसे बना सकते हैं। सबसे अंदर वाले में कितने हैं? 2। देन हमारे पास हैं 8 एंड आउटर मोस्ट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या था? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O and MgO by the transfer of electrons। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से
दो कंपाउंड बना के दिखाने हैं, एक है Na2O और सेकंड है MgO, सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बार ही देखते हैं क्विकली। चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था मेटल्स जो हैं वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं आयनिक कंपाउंड। ओके, क्यों बनाते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स? क्योंकि जो हमारे मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्यों किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट? ताकि स्टेबिलिटी आ सके। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, बाहर फेंकते हैं, निकाल के बाहर फेंकते हैं इलेक्ट्रॉन को। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनके पास इक्के दुक्के इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होती है। तो ये क्या करते हैं, ये तो बस इंतजार में बैठे होते हैं कि कहीं से कोई एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंके और हम जल्दी से झपट के उसे पकड़ लें और स्टेबल बन जाएं। ओके, तो इसीलिए क्या करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं ताकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाके स्टेबिलिटी गेन कर सके। तो क्या है, ये जो मेटल है ये तो इलेक्ट्रॉन को निकालता है बाहर धक्के मार के, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है नॉन मेटल उसे फटाफट से अंदर बुला लेता है, हाथ पकड़ के जल्दी से ले जाता है कहीं कोई और ना ले जाए। तो ऐसा करने से क्या होता है, बनते हैं आयंस, राइट? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो वो क्या बना देगा, कैटायन बना देगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट? मेटल जो है, क्योंकि इसने क्या किया बच्चे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज कम होगा पॉजिटिव बढ़ जाएगा, और उस पॉजिटिव के बढ़ने की वजह से ये एक कैटायन फॉर्म करेगा। वो सभी आयंस जिनके ऊपर होता है नेट पॉजिटिव चार्ज, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, कैटायन। ओके, और वहीं जो ये नॉन मेटल था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देखो ये तो बस इस राह पे था कि जल्दी से कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मैं उसे फटाफट पकड़ लूं, है ना? तो ये क्या करेगा, ये उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा जो मेटल भेजेगा, अपने से बाहर निकालेगा। तो जैसे ही ये उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, उस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो इस एटम के ऊपर आ जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज जो आयन होते हैं उन्हें हम बुलाते हैं एनायन। ओके, अब ये क्या करते हैं, कैटायन एनायन मिलकर एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं जिनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हमें दिए गए, Na2O, इसमें सोडियम क्या है, एक मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, राइट? सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम इज ए मेटल एंड ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल। तो दोनों ही एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है, एक मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ मिलकर एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। ओके, तो देखते हैं कैसे। जैसे कि अगर हम देखें Na2O कैसे बनेगा, राइट?
यही हमसे पूछा है क्वेश्चन ने। तो देखते हैं, जैसे कि हम अभी देख कर आए फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, Na का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है और ऑक्सीजन का क्या है। तो वो हम बनाएंगे Na विद 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो वैलेंस शेल में है, ये अगर निकल जाए तो सोडियम जो है वो खुश हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन है बच्चे, क्या है, ऑक्सीजन है हमारे पास, जिस ऑक्सीजन के ऊपर है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब क्या होगा, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाएं जिससे कि मैं भी स्टेबल बन जाऊं। अब एक सोडियम तो इसकी भूख जो है मिटा नहीं पाएगा, है ना। कितनी भूख लगी है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को लगी है 2 इलेक्ट्रॉन की भूख, लेकिन सोडियम कह रहा है कि मैं तो तुम्हें एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाऊंगा, राइट। तो ये क्या कहेगा, ऑक्सीजन कहेगा कोई बात नहीं, आप एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए और एक अपने ही जैसे अपने दोस्त को और बुला लीजिए, वो भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो दोनों से मिला के मेरी जो 2 इलेक्ट्रॉन की भूख है वो शांत हो जाएगी और मेरा भी पेट फुल हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन मुझे भी मिल जाएगा। तो सोडियम अपने जैसा एक और सोडियम बुला लेगा। ओके, अब क्या होगा, ये दोनों तो देंगे इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, क्योंकि इन्हें तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, राइट, स्टेबल बनने के लिए। और इस ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ताकि ये भी स्टेबल बन जाए। अब इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहा मैंने, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में भेजा जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके बाद क्या होगा, जो ये सोडियम है इनके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, Na+ बन जाएंगे, दोनों ट्वाइस कर देते हैं क्योंकि हमारे पास 2 सोडियम है, राइट। और जो ये ऑक्सीजन है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए ताकि ये स्टेबल बन सके, राइट। तो इसके ऊपर क्या आएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ऐसे ही ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, Na2O बन जाएगा हमारा, कैटायन एनायन मिलके बना दिया इन्होंने सोडियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड क्या है हमारे पास, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब लास्ट क्या देख कर आए, मैग्नीशियम के पास क्या है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दी वैलेंस शेल। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा, दूसरी तरफ ऑक्सीजन है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दी वैलेंस शेल। अब ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम को कहेगा कि देखिए आपके पास जो है थोड़े इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, कितने थोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, यूज आप कर नहीं रहे, इन्हें आप चाहते हो बाहर निकालना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की ताकि मैं स्टेबल बन जाऊं। तो मैग्नीशियम कहेगा ले लीजिए। क्यों ले लीजिए, क्योंकि अगर ये दोनों निकल जाएंगे तो मैग्नीशियम भी तो स्टेबल बन जाएगा, राइट, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो सिर्फ इसीलिए, किस लिए बच्चे, अपने फायदे के लिए, ऐसे ही फ्री फंड में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, राइट, सब अपना कुछ ना कुछ फायदा देखते हैं। वैसे ही ये मैग्नीशियम भी अपना प्रॉफिट देख रहा है, ये सोच रहा है कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो मैं भी तो स्टेबल बन जाऊंगा, इसीलिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं।
तो इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा किसे? ऑक्सीजन को। अब क्या होगा? क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे दिए तो ये क्या बन जाएगा? Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम कैटायन। 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने अपने अंदर से बाहर निकाल फेंके हैं, जिन्हें किसने कैच किया? किसने झपट्टा मार लिया? ऑक्सीजन ने मार लिया। ओके, तो इसीलिए इन दो इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन ऐड हो गए ना ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन का चार्ज 2 नेगेटिव बढ़ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए एक्स्ट्रा। ओके, तो ऐसे करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? MgO, हमारा आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। What are the ions present in these compounds? तो ये तो इसने इजी क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि अभी हमने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से अपने कंपाउंड फॉर्म करके दिखाए। तो अब ये तो हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है जवाब देना कि कौन से आयंस इन कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट हैं। ओके, तो देखते हैं हमारे पास क्या है? Na2O, सोडियम ऑक्साइड किन आयन से बना है? ये बना है सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन से। राइट, सोडियम आयन को कैसे लिखेंगे? Na पॉजिटिव और ऑक्साइड O2 नेगेटिव। इन दोनों आयंस ने मिलकर बनाया है हमारा सोडियम ऑक्साइड। ओके, देन सेकंड हमारे पास क्या है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये MgO किससे बना है? मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन से। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्साइड आयन से बना। Mg2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। इसमें अब हम क्या करते हैं ना, ये भी मेंशन कर देते हैं कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है। वैसे तो हम जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस हमारे एनायन होते हैं, पर यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं सोडियम आयन क्या है? कैटायन और ऑक्साइड एनायन। राइट, मैग्नीशियम आयन कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, और ऑक्साइड क्या है? एनायन है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है इसलिए। ओके, तो ये क्या था? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमने सीखा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हम कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और फिर हम उस स्ट्रक्चर का यूज करके कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनाए जाते हैं वो कंपाउंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। हम ये थ्योरी में भी पढ़ के आए थे, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बहुत हाई, बहुत ज़्यादा। तो क्यों ऐसा होता है? आयनिक कंपाउंड्स हम बोल रहे हैं, राइट। कैसे बनते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से ही तो बनते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या होता है? गिव एंड टेक रिलेशनशिप।
दीजिए और लीजिए, एक देता है और दूसरा लेता है। ओके, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम आयंस, राइट। कैसे बनते हैं ये आयंस? आयनिक कंपाउंड्स are formed by the transfer of electrons। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनेंगे आयनिक कंपाउंड्स, आयंस से बनेंगे आयनिक कंपाउंड। तो इस वजह से क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स have strong electrostatic forces। Forces of attraction। इसी वजह से क्या होगा, देखिए हमने पढ़ा है जितना ज्यादा आपके सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है, जो आपका सॉलिड बना है अलग अलग पार्टिकल्स से, उन पार्टिकल्स ने कितना कसके, कितने स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, राइट। तो जितना ज्यादा, हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गर the force of attraction between particles। ओके, जितना ज्यादा उन पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना स्ट्रॉन्गली उन्होंने एक दूसरे को कस के पकड़ा होगा, उतना ही ज्यादा क्या होता है, उतना ही हमें हाई टेम्परेचर, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उस स्ट्रॉन्ग फोर्स को तोड़ने के लिए, राइट। तो इसीलिए ही क्या होगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही हाई हो जाता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा हमारा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्रेजेंट, इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको ताकि उसके आयंस जो हैं वो अलग अलग किए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इन सभी टर्म्स को डिफाइन करना है। तो मिनरल, ओर एंड गैंग, ये हमने कब पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में। जो डिफरेंट मेटल्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, तो उनके लिए ये भी हमें देखना था कि आखिर ये जो मेटल्स हैं ये हमें मिलते कहाँ से हैं, कहाँ से ये आ रहे हैं। तो तब हमने ये तीनों टर्म्स पढ़ी थी। फर्स्ट इज मिनरल। मिनरल क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड which occur naturally in the earth crust। उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल्स, जो हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड
अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑब्टेन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। ओके, देन इन मिनरल्स के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक स्पेसिफिक कोई मेटल होगा जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, हाई परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, हाई परसेंट ऑफ ए मेटल। ओके, और दूसरे में नहीं होगा तो ये तो मिनरल ही कहलाएंगे, राइट। पर जिस मिनरल के अंदर एक स्पेसिफिक मेटल प्रेजेंट होता है इन हाई परसेंटेज, हाई अमाउंट, तो यहाँ इस मिनरल से हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उस मेटल की, राइट। तो ऐसे खास मिनरल्स को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे खास मिनरल्स को हम कहते हैं ओर। ठीक है, तो ओर क्या है, ओर भी एक मिनरल है, राइट। ओर इज ए मिनरल, मिनरल ही तो है, इन विच ए मेटल is present in high percentage. हाई परसेंटेज में एक मेटल उस ओर के अंदर प्रेजेंट होगा जिसे हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ओर में से। देन एक और टर्म आती है क्या, गैंग। अब जो हमारा ओर है, देखिए जो हमारा ओर है, हम कह रहे हैं इसके अंदर एक स्पेसिफिक मेटल हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है जिसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो या तो इस ओर के अंदर मेटल है पर उस मेटल के साथ में इम्प्योरिटीज भी होती हैं। क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज। अब ये मेटल मिनरल की फॉर्म में होगा, राइट। तो ये तो एक और होगा, लेकिन उसके साथ में ही क्या होगा, इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सैंड और सॉइल। तो ये जो इम्प्योरिटीज हमारे ओर में प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं गैंग, GANGUE। क्या है ये, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन दी ओर। जो इम्प्योरिटीज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग, GANGUE। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। तो हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो हैं उनका हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, राइट, पढ़ा था। वहां हमने रिएक्टिविटी सीरीज से सीखा कि जो फ्री स्टेट में मेटल्स मिलते हैं वो कौन से होते हैं, जो नेचर में फ्री स्टेट में मिलेंगे वो मेटल होते हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव, बिल्कुल कम रिएक्टिविटी शो करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं। कौन से, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, या फिर हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव मेटल्स, राइट। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये कौन से मेटल्स होते हैं, ये होते हैं कहाँ, बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में,
Okay, they are found at the bottom of the reactivity series. Least reactive metal या फिर almost unreactive metals होते हैं. तो यही वो metals हैं जो कि हमें free state में nature में मिल सकते हैं. यही वो metals हैं which are found in free state in nature. Okay, तो कौन से हैं ऐसे दो मेटल? गोल्ड एंड प्लैटिनम. ठीक है, ये दोनों मेटल्स जो हैं दे आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव हैं या फिर बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं. तो इसीलिए ये कैसे मिलते हैं हमें? दे आर फाउंड इन दी फ्री स्टेट. क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो कहाँ से इनका ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा क्योंकि रिएक्टिव ही नहीं है. तो इसीलिए ये कैसे मिलेंगे हमें? ये मिलते हैं हमें इन दी फ्री स्टेट इन नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड? एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है कहाँ से? उसके ऑक्साइड से. यानी कि हमें क्या करना है? मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना है. ओके, तो कौन सी वो प्रोसेस है जिसे हम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं यहाँ पर रिडक्शन की प्रोसेस. ओके, रिडक्शन किसे कहा था हमने? किसको कहते हैं रिडक्शन? लॉस ऑफ ऑक्सीजन को. तो हमें यही तो कराना है क्योंकि हमारे पास है मेटल ऑक्साइड और हमें क्या चाहिए? सिर्फ मेटल. तो हम चाहते हैं कि मेटल ऑक्साइड में से हो जाए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन निकल जाए और हमारे पास बच जाए सिर्फ हमारा मेटल. तो हमें ऑक्सीजन बाहर निकालना है. वो कैसे करेंगे? रिडक्शन करा के हम रिडक्शन करवाएंगे अपने मेटल ऑक्साइड की ताकि वो फॉर्म कर दे क्या? हमारा सॉलिड मेटल और ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए. फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिडक्शन करा सकते हैं टू फॉर्म जिंक मेटल एंड CO विल बी रिमूव्ड. तो इस तरीके से हम रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं अपने मेटल को फ्रॉम इट्स मेटल ऑक्साइड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Metallic oxides of zinc, magnesium and copper were heated with following metals. In which case will you find displacement reaction taking place? Okay, तो हमें ध्यान क्या देना है? Displacement reaction कब होगी? राइट, ये हमें पता होना चाहिए जब जो मेटल हमने ऐड किया है वो मोर रिएक्टिव हो देन दी मेटल ऑलरेडी प्रेजेंट इन ऑक्साइड, है ना? तभी तो वो उसे रिप्लेस कर पाएगा. ठीक है, तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले इन तीनों में कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है. सो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज हमें पता है कि इन तीनों में से कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, देन जिंक, और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी में ऊपर है मैग्नीशियम. ओके, तो अब हमें क्योंकि रिएक्टिविटी इनका सीक्वेंस पता चल गया तो अब क्या कर सकते हैं? अब हम इजीली आंसर कर पाएंगे कि कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा और कौन नहीं करेगा. राइट, तो एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले हमने जिंक ऐड किया जिंक ऑक्साइड में. ऑब्वियसली नहीं देगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों ही तो जिंक हैं तो वो क्यों ही उसे डिस्प्लेस करेगा.
तो यहाँ रिएक्शन नहीं मिलेगी। देन मैग्नीशियम मेटल हमने ऐड किया है इन जिंक ऑक्साइड। अब रिएक्टिविटी पे आ जाइए। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि वो उससे मोर रिएक्टिव मेटल है। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। देन देखते हैं कॉपर। अगर हमने कॉपर मेटल ऐड किया जिंक ऑक्साइड में तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यस और नो, बताइए। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जिंक से नीचे है, हल्का है, राइट। तो वो जिंक को बाहर नहीं निकाल पाएगा, चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, कॉपर के बस की नहीं कि वो जिंक ऑक्साइड में से जिंक को हिलाकर दिखा पाए। ओके, तो इस केस में क्या होगा, रिएक्शन नहीं मिलेगी। देन अब आते हैं सेकंड, क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में जिंक ऐड किया है, राइट, पर रिएक्टिविटी जिंक की मैग्नीशियम से कम है। जिंक में इतनी ताकत नहीं कि वो मैग्नीशियम को बाहर निकाल सके, तो नहीं दिखेगी रिएक्शन। देन मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम ही मेटल डाल दिया, यहाँ पे भी नहीं होगी। देन कॉपर मेटल ऐड किया है इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, पर कॉपर की रिएक्टिविटी तो मैग्नीशियम से बेहद कम है, तो वो भी मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अब आ जाइए, कॉपर ऑक्साइड में हमने जिंक मेटल ऐड किया। जिंक क्या है, हाई रिएक्टिव है देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये तो कॉपर को कहेगा चल फुटले बाहर निकल ले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है, और कॉपर चुपचाप चला भी जाएगा। तो यहाँ क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, राइट। देन मैग्नीशियम इन कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम तो जिंक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज है, देखो, राइट। तो ये तो आराम से निकाल देगा आपके कॉपर को, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब कॉपर ही कॉपर ऑक्साइड में डाला है तो यहाँ नहीं होगी, ऑब्वियस है, सेम मेटल जो है, राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली। देखिए, जब बात आती है किसकी, कोरोजन की, राइट, तो हम क्या कहते हैं, कोरोजन में क्या हो रहा है, मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन या मॉइस्चर या कोई केमिकल्स की प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड ऑक्सीडेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे वो कोरोड हो जाते हैं। ओके, जरूरी नहीं कि मेटल ऑक्साइड ही बनाएंगे, राइट। कोरोजन के अंदर कार्बोनेट ऑफ मेटल भी बन सकता है, सल्फाइड ऑफ मेटल भी बन सकता है। तो बेसिकली लेकिन है क्या कि मेटल अपने सराउंडिंग्स में प्रेजेंस केमिकल्स के साथ रिएक्शन ही तो कर रहा है। ओके, अब ये हमसे पूछ रहे हैं ऐसे मेटल कौन से हैं जो कि इजीली, मतलब जल्दी से कोरोड नहीं हो पाएंगे, कोरोजन जल्दी से नहीं करेंगे। तो वो कौन से मेटल होंगे, सोचिए, वो वही तो मेटल होंगे जो इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे, राइट। तो कौन से मेटल होंगे वो, हम बोल सकते हैं मेटल्स विच आर लीस्ट रिएक्टिव, राइट। जो मेटल लीस्ट रिएक्टिव होंगे वही तो रिएक्शन नहीं करेंगे, तो वो मेटल कहां पर होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव metals are present at the bottom of
रिएक्टिविटी सीरीज, राइट। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और प्लैटिनम ऐसे मेटल हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज क्या है? एलॉयज आर homogeneous mixture of two metals or a metal and non-metal। बेसिकली हम क्या करते हैं, किन्हीं दो मेटल्स को मिलाकर एक एलॉय बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिला के भी हम एक एलॉय फॉर्म कर सकते हैं। आखिर क्यों हमें ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है, क्यों हमें डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करना है? क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है मेटल्स की प्रॉपर्टीज को इन्हेंस करने की। प्रॉपर्टीज हमें बढ़ानी है, मानो कंडक्टिविटी बढ़ानी है, किसी मेटल को हार्ड बनाना है, तो ऐसा करने के लिए हम मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स फॉर्म करते हैं जिससे कि प्रॉपर्टीज हम इंक्रीज कर सकें। क्या करते हैं, दो मेटल्स को मिक्स करते हैं ताकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर सके। उसे क्या कहते हैं, अलॉय, राइट। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है, वो मिक्सचर जिसके अंदर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर होती है, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following pairs will give you displacement reaction? फिर से सेम तरीके का क्वेश्चन आ गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी, राइट? हमें पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ तभी होगी जब जो मेटल आया है दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन मेटल ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंपाउंड, तभी तो वो डिस्प्लेस कर पाएगा। तो वन बाय वन देखते हैं। ए पार्ट में NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो ए में हमने क्या किया है, NaCl में डाला है क्या, कॉपर मेटल। अब रिएक्टिविटी में जो सोडियम है NaCl का वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो अगर कॉपर यहाँ जाकर बोलेगा ना कि सोडियम तुम रफा दफा हो जाओ, मैं कॉपर क्लोराइड बनाऊंगा, तो सोडियम सिर्फ एक नज़र उठा के कॉपर को देखेगा और कहेगा है इतना दम तेरे अंदर कि मुझे भगा पाए, और कॉपर चुपचाप निकलता बनेगा। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं शो होगी। ओके, देन बी देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 के अंदर हमने क्या ऐड किया, एल्यूमिनियम, राइट। बट रिएक्टिविटी में मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, यानी कि इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा। ओके, देन सी में हमारे पास क्या है, FeSO4 आयरन सल्फेट, जिसमें हमने डाला है सिल्वर मेटल Ag। ओके, देन रिएक्टिविटी चेक करते हैं। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। अब आयरन मोर रिएक्टिव है सिल्वर से,
तो वो तो हिलने का नहीं है, और ना सिल्वर में इतना दम है कि उस आयरन को बाहर निकाल पाए, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब डी पार्ट पे आते हैं। किसका सोल्यूशन है हमारे पास? AgNO3, राइट। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर हमने ऐड किया कॉपर, ओके। जो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये सब लीस्ट आते हैं, सबसे बॉटम में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। तो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो कॉपर जो है ये सिल्वर से मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। इस केस में देखने को मिलेगी क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। Which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? ग्रीस अप्लाई कर देना, पेंट लगा देना, कोटिंग ऑफ जिंक, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो हमने ये सारे ही मेथड पढ़े हैं जब हमने क्या देखा था कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन हम कैसे करते हैं। उसमें हमने ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, राइट, एलॉइंग, डिफरेंट मेथड देखे थे, तो वहां पे हमने सभी देखे थे। बट इस स्पेसिफिक केस में वी आर हैविंग अ फ्राइंग पैन, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बेस्ट सुटेबल मेथड क्या रहेगा? अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, इस मेथड को क्या कहते हैं हम? गैल्वेनाइजेशन। इससे क्या करते हैं? कोरोजन ऑफ आयरन से प्रिवेंशन मिलेगा हमें। देन वी हैव एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be. तो इन सब में से कौन सा होता है? कैल्शियम, which reacts with oxygen to form calcium oxide. और ये कैल्शियम ऑक्साइड हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड है। Okay, and also this calcium oxide is soluble in water. Okay, तो कौन सा सही ऑप्शन है? We have A option as correct answer. Next चलते हैं। Food cans are coated with tin and not zinc because, देखो वही बात आ गई कि फूड कैंस जो होते हैं उसमें हम जिंक की कोटिंग क्यों नहीं करते? कोरोजन प्रिवेंट करने के लिए हम टिन की कोटिंग क्यों करते हैं? बिकॉज जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है। किससे? टिन से। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। टिन के कंपैरिजन में रिएक्टिविटी जिंक की ज्यादा है। सो ऐसा हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं? फूड कैन में क्या करेंगे? फूड स्टोर करेंगे। तो ये हो सकता है कि जो फूड हो, लाइक फूड कंटेनिंग, अगर फूड के अंदर हमने देखा है कई सारे फूड्स के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सो फूड कंटेनिंग एसिड्स में रिएक्ट विद जिंक, हाई रिएक्टिविटी है ना जिंक की, तो ये क्या कर सकते हैं? जिंक के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं? कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बना सकते हैं जो कि टॉक्सिक हो, हार्मफुल हो हमारे लिए। तो हम ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए ही हम क्या करते हैं?
टिन का यूज करते हैं फॉर कोटिंग द फूड्स कैन। तो कौन सा सही है? जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन। रॉन्ग। जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। नो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी देखिए, स्कोर प्लस की ऐप पे जाकर आप हमारे किसी भी लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच।